गुड आफ्टरनून। आज हम जो हमें गवर्नमेंट के कंप्लाइंस करना पड़ते हैं उस रिगार्डिंग थोड़ा कब करना पड़ता है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी रहता है और वो क्या एक चीज़ रहती है, वो सब देखेंगे। इसके पहले आपने एक वीडियो देखा है कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो हमें कब करना पड़ता है, उसका टाइमलाइन क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं फायर डिपार्टमेंट से। फायर डिपार्टमेंट का जो रहता है फॉर्म भी जो रहता है, ये हमारा जो फायर सिस्टम इंस्टॉल है उसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट रहता है। हेल्थ सर्टिफिकेट यानी वर्किंग कंडीशन में वो ओके है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसका एक सर्टिफिकेशन होता है जिसे फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमें जो लाइसेंस एजेंसी रहता है, जो कि जिसे महाराष्ट्र फायर सर्विस का लाइसेंस मिला हुआ रहता है, वही उसी से हमें करवाना पड़ता है। वही हमें इससे रिलेटेड फायर ऑडिट, फायर टेस्ट रिपोर्ट सब देता है, और वो हमें एमआईडीसी के पोर्टल पे हाफ ईयरली सबमिट करना पड़ता है। तो वो सबमिट करना पड़ता है हमें, एक जनवरी में, एक जुलाई में। जनवरी बोले तो जनवरी में जब हम सबमिट करते हैं उस टाइम में जो डाटा रहता है हमारा, वो प्रीवियस रहता है। प्रीवियस मतलब तो लास्ट ईयर का जो डाटा रहेगा, यानी 2026 में अगर हमने जो सबमिशन किया है, उसमें सबमिशन हमने ये किया है कि दो जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 का बीच का जो पीरियड था, उस पीरियड में हमारा सिस्टम वर्किंग कंडीशन में था, प्रॉपर था। वो हमने जनवरी में सबमिट किया है, जो कि 26 जनवरी को हमने सबमिट किया है। अब हमें नेक्स्ट जो है फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा जुलाई में 2026 को। ठीक है ना। तो ऐसा फॉर्म भी रहता है जो हमें एमआईडीसी के सिंगल विंडो पोर्टल पे हमें सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में हम आते हैं एमपीसीबी पे। एमपीसीबी का फॉर्म 4 जो रहता है, इन्वायरमेंट स्टेटमेंट रिपोर्ट रहता है, जो कि हमें एवरी ईयर भरना पड़ता है। जो भरना पड़ता है हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, यानी 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक का जो डाटा रहता है, वो हमें 31 मार्च से लेके जून महीने के बीच में हमें ऑनलाइन एमपीसीबी के पोर्टल पे सबमिट करना होता है। साथ ही में फॉर्म भी जो है, फॉर्म 5 जो है, ये भी उसी तरह से एमपीसीबी के पोर्टल पे हमें ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 4 को बोलते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक का डाटा जो है, हमें 31 मार्च से लेके तो सितंबर महीने के बीच में किसी भी टाइम पे वो हमें सबमिट करना पड़ता है, वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। साथ में हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, यानी क्या कि जो हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे प्रोडक्शन से बोलिए, इंजीनियरिंग से बोलो, जहाँ से भी जो भी हजार्डस कंटामिनेटेड वेस्ट निकलता है, उसे हम कहीं भी फेंक नहीं सकते और अनऑथराइज वेंडर को नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें एमपीसीबी का जो ऑथराइज वेंडर है, जिसे जो कि हजार्ड वेस्ट सेफली ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज करता है, वो एजेंसी को हमें देना पड़ता है। वो एजेंसी को क्वार्टरली हमें देना पड़ता है। अभी हमने दिसंबर महीने में दिया है, अभी हमको मार्च महीने में वापस से देना पड़ेगा। तो इसका जो प्रोसेस ऐसा रहता है कि हमें एमपीसीबी के पोर्टल पे जाना है, हमारा यूजर आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में उसके अंदर हजार्ड लिस्ट में एक कैटेगरी आता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि फॉर्म नंबर 10 मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फॉर्म नंबर 10 वो ओपन करना पड़ता है। वो ओपन करके उसके ऊपर हमें जो गाड़ी आई है हमारा लेने के लिए, उस गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नंबर, हमारा कितना हज़ार वेस्ट निकला है, वो हज़ार वेस्ट का क्वांटिटी, उसका कैटेगरी, ये सारी चीज़ें डाल के वो हमें सबमिट करना पड़ता है, और उसका एक कॉपी जो है ड्राइवर के पास में देना पड़ता है। ये हम करते हैं क्वार्टरली। उसके बाद में है हमारा इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग बोले तो उसके अंदर आता है अपना एक एम्बिएंट एयर, उसके बाद में सोर्स इमिशन एयर, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग, वर्क प्लेस नॉइस मॉनिटरिंग, और वाटर मॉनिटरिंग बोले तो ईटीपी का जो वाटर रहता है उसका मॉनिटरिंग रहता है। ये सारी चीजें हमें वैसे देखे तो क्वार्टरली करना चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारे करने के बाद में भी एमपीसी भी खुद हमारे यहाँ आता है, और ये सारी चीजें का सैंपल कलेक्ट करता है। सारी चीज़ों का सैंपल कलेक्ट करके उसका रिपोर्ट भी जो है हमें ऑनलाइन ही वो हमारे पोर्टल के ऊपर में डालता है, वहां से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे एमपीसी भी खुद आके करा के जाती है, उसके अंदर हम कुछ नहीं करते हैं। बाद में हम देखते हैं 10 नंबर पे एमपीसीबी कंसेंट। एमपीसीबी कंसेंट जो है हमारा 2020 में निकला है, और अभी हमें वो 2028 में उसको
रिन्यू करना पड़ेगा। एमपीसीबी कंसर्न में ये रहता है कि हमारा में हमें वाटर ट्रीट जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके पैरामीटर्स क्या रखना है, हमारा का जो सोर्स इमिशंस का एयर है उसका पैरामीटर क्या हमें रखना है, हमारा किस तरह का हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, हमारा किस तरह का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, किस तरह का नॉन नॉन हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, वो सारा डिटेल्स उसके अंदर दिया हुआ रहता है। और वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। ये रहता है हमारा एमपीसीबी कंसेंट के ऊपर। उसके बाद में हम 11 नंबर पे देखते हैं महाराष्ट्र पावर इन्वायरो मेंबरशिप। ये महाराष्ट्र पावर इन्वायरो ये थर्ड पार्टी एक एजेंसी है। वो एजेंसी का काम ये है कि वो हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ जो हजार्डस वेस्ट जो है वो हमारा ऐसे कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके उसको सेफली डिस्पोज करती है। ये वेस्ट जो है हमने जैसा ऊपर में देखा है कि हमें फॉर्म नंबर 10 जो है हजरत वेस्ट डिस्पोज करने के लिए फॉर्म नंबर 10 भरना पड़ता है। उसी के अंदर ये महाराष्ट्र पावर इन्वारो का हमें मतलब कहाँ की है, क्या है उसका एड्रेस, उसका ड्राइवर नेम, उसका प्लान एड्रेस सब डालना पड़ता है। वो डालने के बाद में ये क्वार्टरली हमारे पास में इनकी गाड़ी आती है, हमारे ऐसे हजरत वेस्ट ले जाके उसको वो डिस्पोज करना पड़ती है। इसका मेंबरशिप जो हमारा रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है। ये जो मेंबरशिप थर्ड पार्टी रहता है ये हमें उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। बाकी ऊपर के जो भी हजरत वेस्ट डिस्पोजल हो गया, फॉर्म 5 हो गया, फॉर्म 4 हो गया, ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन करना पड़ता है, एमपीसीबी के पोर्टल पे करना पड़ता है। इसके बाद में हम देखते हैं डिश डिश यानी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। इसके भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्म नंबर 11। फॉर्म नंबर 11 जो है यह है अपना लिफ्टिंग टूल टैकल्स जो रहते हैं इसका इस टेस्टिंग इंस्पेक्शन रहता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं है ना, वो वर्किंग कंडीशन उसका कैसा है, ये सारा उसके अंदर इंस्पेक्शन में वो कैरी आउट करते हैं। ये थर्ड पार्टी जैसे जो रहता है, जो कंसर्न पर्सन रहता है डिश का, उसी से हम कराते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो हाफ ईयरली रहता है। जैसे कि अभी हमने 18/7/2025 को इसके पहले कराया है, उसके बाद में हमने वापस से अभी उसका ड्यू डेट था हमारा जनवरी महीने का 2026 का, तो हमने जनवरी महीने में उसको कराया है। तो अभी अभी हमें नेक्स्ट जो है हमें ये जुलाई 2026 में वापस से हमें ये कराना पड़ेगा। साथ ही में इसके साथ ही में हम फॉर्म नंबर 13 जो है प्रेशर वेल का थिकनेस, अल्ट्रासोनिक टेस्ट वगैरह जो रहता है, विजुअल इंस्पेक्शन, ये भी कराना पड़ता है। ये भी हम हाफ ईयरली कराते हैं। फॉर्म नंबर 11 और फॉर्म नंबर 13 हम दोनों साथ में कराते हैं। दोनों एक ही वेंडर से कराते हैं। जो वेंडर है हमारा वो वेंडर डिश के ऊपर में अथोराइज कंपोनेंट पर्सन है, उसी से हम ये चीज कराते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी जो है हाफ ईयरली रहता है। फॉर्म नंबर 13 में एक कॉलम रहता है हाइड्रोलिक टेस्ट का, यानी जो प्रेशर वेसल रहते हैं उसको हमें हाइड्रोलिक टेस्ट भी करना पड़ता है, जिसको हम 2 साल में एक बार कराते हैं। यानी हमें जो विजुअल टेस्टिंग, थिकनेस, अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो है वेसल प्रेशर वेसल्स की, ये तो हमें हाफ ईयरली करना ही करना है। पर हाफ ईयरली करते करते 2 साल के बाद में हमें उस प्रेशर वेसल्स का हमें हाइड्रोलिक टेस्ट भी करना पड़ता है, जो कि हम 2025 में कर चुके हैं। अभी हमें वापस से 2027 में करना पड़ेगा। तो उसकी डेट इसके अंदर मेंशन की है। आगे हम जाते हैं फॉर्म नंबर 27 बोलो तो ये होता है हमारा एनुअल रिटर्न। यानी एनुअल रिटर्न बोलो तो इसके अंदर हमारा डाटा रहता है कि हमने कितना प्रोडक्शन लिया है, हमारा कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, हमारे यहाँ पे किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है क्या, हमारा फायर सिस्टम कैसा है, क्या है। ये सारी जो फैक्ट्री से रिलेटेड, जो सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी डाटा रहता है, ये पूरा डाटा जो है हमें ये फॉर्म नंबर 27 में फिलअप करना पड़ता है। और ये फिलअप करना पड़ता है हमको एवरी जनवरी में, एनुअली करना पड़ता है, एवरी जनवरी में करना पड़ता है। और ये 1 जनवरी से लेके तो 31 दिसंबर का डाटा हमें, यानी लास्ट ईयर 2025 1 जनवरी से लेके तो 2025 31 दिसंबर 2025 का डाटा हमें इस महीने के, इस साल के जनवरी महीने में हमने वो एनुअल रिटर्न में फिलअप किया है। ये हमें जनवरी महीने में ही करना पड़ता है, 31 जनवरी के पहले ही करना पड़ता है। अगर ये हम हमारा अगर 1 महीना भी लेट होता है या एक दिन भी लेट होता है तो इसके ऊपर हमें फाइन लगता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि हमें जब भी करना है ये जनवरी महीने में करना है, और ये हमें समय पे करना है। उसके बाद में हम आते हैं फॉर्म 1। फॉर्म 1 जो रहता है ये फैक्ट्री लाइसेंस की तरह एक डॉक्यूमेंट रहता है, जिसके ऊपर हमारा फैक्ट्री किस कैटेगरी में आता है वो रहता है। उसके साथ में हमारा फैक्ट्री में कितना मैन पावर काम कर रहा है, उसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, हमारा सैंक्शन एचपी लोड्स कितना है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर रहते हैं। कि हमारा फैक्ट्री मैनेजर कौन है, ये सारी डिटेल्स जो रहती है ये फॉर्म 1 में रहती है। जब हमें लगता है हमारा जो लाइसेंस है ये 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम रिन्यू कर लेते हैं। बट चालू ईयर में अगर कभी हमारी मैन पावर बढ़ गई तो उस टाइम पे हम हमें क्या करना होता है कि जो फॉर्म नंबर 1 है इसको हमें अमेंड करना पड़ता है। यानी कि आज हमारी अगर
अगर मैन पावर 200 है, कल अगर वो 225 हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करना है हमें, जो फॉर्म वन है हमारा उसको हमें अमेंड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फॉर्म वन में आती है। ये जो करना पड़ता है ये हमें ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ये सारी चीजें डिश से रिलेटेड जो सारी चीजें, ये अपना अपने सरकार पोर्टल या एलएमएस के ऊपर में ये हो जाती है, ये उसी के ऊपर हम करते हैं। उसके बाद में हम आगे आते हैं। फॉर्म नंबर 4 बोलते हैं, ये हो गया अपना फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो है ये हमारे पास में रहता है। फैक्ट्री लाइसेंस में बोलो तो फैक्ट्री परमिशन हो गया, इसके अंदर भी हमारा मैन पावर कितना है वो रहता है, हमारा वैलिड कब से कब तक है। ये भी जो है हम ऑनलाइन इसको रिन्यू भी करना है तो ऑनलाइन रिन्यू करना पड़ता है। अभी फिलहाल में तो हमारा इसका 1 ईयर का रिन्यू किया है हमने, 31 दिसंबर को रिन्यू किया है, तो उसका जो डेट है ये है हमारा 31 जनवरी 2026। बट इसके अंदर मैंने जो ड्यू डेट डाली हुई है, वो ड्यू डेट डाली, आप देखोगे तो उसको ड्यू डेट दिखेगी आपको 1/9/2025, यानी सितंबर महीने की। ये इसलिए डाली है कि फैक्ट्री लाइसेंस हमें जब भी रिन्यू करना है तो उसका प्रोसेस ऐसा है कि हमें वो 2 महीना पहले रिन्यू करना पड़ता है। अगर हम उससे टाइम पे रिन्यू करते हैं तो हमें उसका फाइन लगता है। इसके लिए एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री लाइसेंस हमें जब भी रिन्यू करना है वो 2 महीना पहले रिन्यू करना है, ताकि हमें कोई फाइन ना लगे और हमारा लाइसेंस भी रिन्यू हो जाए। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं फॉर्म 4 जो अभी देखा ना, फॉर्म 7 देखते हैं। फॉर्म 7 जो होगा ये हमारा मेडिकल चेकअप, ये हमारा हेल्थ रजिस्टर हो गया, जो कि हम ईयरली करते हैं। जो डिश का अप्रूव्ड मेडिकल कंसल्टेंट जो रहता है, उससे हम ये मेडिकल सर्जन से हम हमारा मेडिकल, हमारे जो वर्कर्स है उनका मेडिकल हम कराते हैं, एवरी ईयर कराते हैं। और उसका एक कॉपी जो है वो जो कंपोनेंट डॉक्टर है वो एक शेयर करता है डिश को भी, और एक शेयर करता है हमें। तो ये हमें कैरी करना पड़ता है हमेशा। फॉर्म नंबर 7 उसको बोलते हैं मेडिकल चेकअप, यानी कि हेल्थ रजिस्टर उसे बोलते हैं। आगे जाते हैं हम 8 नंबर पे, फॉर्म 1A स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है, जो कि कंपोनेंट जो बिल्डिंग स्टेबिलिटी इंजीनियर जो रहता है, चार्टर्ड इंजीनियर, उससे हम लेते हैं, जिसका जो वैलिडिटी रहता है वो 5 साल का रहता है। अभी हमने 18/9/2023 को लिया है। अभी हमें वापस से ये 1/9/2028 को वापस से हमें लेना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अपने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में अपने सारी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। अभी हम उसके अंदर ये देख रहे हैं कि ये कब करना पड़ता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने कब किया है, और अभी नेक्स्ट हमें कब करना है, ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। ठीक है। अभी अभी हम जाते हैं फॉर्म नंबर 5। ये फॉर्म नंबर 5 जो है ये है चेंज ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इंटीमेशन फॉर्म। यानी कि डिश ऑफिस में हमें ये बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन ये है, हमारा ऑक्यूपेशन तो कभी चेंज होता नहीं है, हुआ तो उसका भी एक फॉर्म आता है। फैक्ट्री मैनेजर दरअसल हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो जब भी फैक्ट्री मैनेजर चेंज होता है तो हमको हमें इंटीमेशन देना पड़ता है कि हमारा पहले जो फैक्ट्री मैनेजर था वो किसी कारण से गए हैं, उसके जगह पे अभी हमने नए फैक्ट्री मैनेजर लिए हैं, उनका डिटेल्स ये है, उनका नाम ये है, उनका आईडी ये है। ये सारे इंटीमेशन जो चीजें हैं सारे वो फॉर्म पे भर के हमें उनको इंटीमेट करना पड़ता है डिश को। ये हमें बाय हैंड करना पड़ती है। इसके बाद में है 10 नंबर पे हमारा इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। इंटरनल सेफ्टी ऑडिट जो है, जो हमारा इंटरनल जो सेफ्टी कमिटी रहता है, ये सेफ्टी कमिटी एवरी ईयर इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करता है। इसका एक चेकलिस्ट रहता है। वो चेकलिस्ट में दिया रहता है फायर रिलेटेड पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट, हाउसकीपिंग रिलेटेड पॉइंट, जनरल सेफ्टी पॉइंट्स। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरह के पॉइंट्स रहते हैं, जो कि हमें चेक करना पड़ता है। कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑफिसर है तो हमारे ऑफिसर में के चेयर्स कंडीशंस कैसे है, टेबल्स कैसे है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कैसे है, ऐसे कुछ उसके अंदर चेकलिस्ट रहता है। वो चेकलिस्ट हमें एक हमारा सेफ्टी कमेटी का जो टीम रहता है उनके साथ में हर डिपार्टमेंट जाके इंस्पेक्शन करना होता है, वो चेकलिस्ट भरना पड़ता है। उसके अंदर अगर हमें कुछ अनसेफ दिखता है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। यानी उससे हमें समझता था कि हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो पॉलिसी है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और सेफ्टी में हम जो है कोई कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट है ये हमें ईयरली करना पड़ता है। अभी तक के हमने की नहीं है, क्योंकि इस साल जो है हमारा एक्सटर्नल सेप्टेड हुआ है, तो हमें इस साल करने की आवश्यकता नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में फरवरी महीने में ये हमें इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कराना पड़ेगा। उसके बाद में हम जानते हैं एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट जो है हमको एवरी 2 साल में करना पड़ता है, जो हम कराते हैं डिश का जो अथोराइज सेफ्टी ऑडिटर है, उसी से हमें ये करना पड़ता है। उसका भी एक चेकलिस्ट रहता है, वो हमारे उनका टीम आता है, पूरा चेकलिस्ट के हिसाब से पूरा चेक करता है। कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे तो हमें देता है, वो ऑब्जर्वेशंस हमें कंप्लाई करना पड़ते हैं। और जो भी सजेशन रहते हैं वो हमें करना पड़ता है। ये हमें एक्सटर्नल सेक्टर जो है हमें हर 2 साल में करना पड़ते हैं।
उसके बाद में आते हैं मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स जो है हमें हाफ ईयरली रखना पड़ती है। मॉक ड्रिल्स में जैसा कि फर्स्ट एड हो गया है, फायर ड्रिल हो गया है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान हो गया है, ये सारी चीजें हम मॉक ड्रिल में कवर करते हैं। किसी भी तरह का अगर इमरजेंसी हमारे यहाँ पे आता है तो उस चीज के लिए हम कितने तैयार है, ये सारा हमें मॉकड्रिल में समझता है। या तो फिर हम उस चीज के लिए कितने तैयार है, ये सारी चीजें का हम लेखा जोखा एक मॉडल से हम ले सकते हैं कि हमें कहाँ हम वीक है, कहाँ हमें 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 तैयार होने की गरज है, हमारी क्या गलतियां हो रही है, क्या हमें कवर करना है। ये सारे हम मॉक ड्रिल में जो प्रैक्टिस ड्रिल रहती है उसके अंदर में हम कवर करते हैं। तो ये नियम की सबसे में एवरी हाफ ईयरली करना पड़ता है, जो कि हमने अभी जनवरी 2026 में किया है। तो वापस से अभी हमको जुलाई 2026 में ये हमको करना पड़ेगी। अ, आगे आते हैं हम सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी जो रहता है, सेफ्टी कमेटी मीटिंग ये हमको क्वार्टरली करना पड़ती है। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने को सेफ्टी हमारा एक सेफ्टी कमेटी होती है। सेफ्टी कमेटी का काम ये होता है कि हमारा जो सेफ्टी में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होते रहे। कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे रहते हैं, कुछ डिपार्टमेंटल ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि जो जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी कमेटी में, और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सेफ्टी कमेटी होता है। तो सेफ्टी कमेटी का जो टर्नओवर रहता है वो हाफ ईयरली रहता है। यानी जो कभी कोई इसमें का एम्प्लॉय कोई लिफ्ट हो जाता है, कोई नया एम्प्लॉय उसके अंदर जोड़ते हैं, तो उसका एक मेंबर का लिस्ट रहता है, कमिटी मेंबर्स रहते हैं। उसके अंदर एक चेयरपर्सन रहता है, एक सेक्रेटरी रहता है। चेयरपर्सन बोले तो जैसे कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल में जो भी जो रहेगा वो उसके चेयरपर्सन पे रहता है। EHS ऑफिसर या तो वेलफेयर ऑफिसर अगर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, तो उसको हम उसके अंदर में अपना सेक्रेटरी के रोल पे रखते हैं। साथ ही में एक 11-12 लोगों का मेंबरशिप रहता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट से एक एक व्यक्ति रहता है। ये सारा रहता है हमारा सेफ्टी कमेटी में। और इसी सेफ्टी कमेटी को हर क्वार्टरली मीटिंग लेना पड़ता है। क्वार्टरली मीटिंग लेना पड़ता है, उसके अंदर डिस्कस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या, कुछ आंसर कंडीशन है क्या, कुछ एक्सीडेंट है क्या, तो वो सब डिस्कशन उस मीटिंग में होता है। और उसको कैसे सुधारा जाए, आगे से कुछ वापस से ना हो, उस चीज़ के बारे में हम उसके अंदर में पूरा डिस्कस करके उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये चीज़ है सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में होती है। उसके साथ में है पॉस्ट पॉलिसी। पॉस्ट पॉलिसी वो सेक्सुअल हरासमेंट का एक कमेटी होता है, जो कि महिलाओं के लिए रहता है। वो जो रहता है, वो जो कमेटी रहता है वो रहता है 3 साल का रहती है। अगर 3 साल या तो फिर जब हमें चेंज करना हो या उसमें से कुछ कम कोई लोग आए गए, तो उस टाइम पे वो कमेटी हम चेंज करते हैं। पॉस्ट का जो है वो मीटिंग भी हमें जो लेना पड़ती है वो क्वार्टरली लेना पड़ती है। क्वार्टरली सारे लेडीज वर्कर्स को बुला के उनसे हमें पूछना पड़ता है कि भाई किसी से कोई दिक्कत है क्या, कोई हरासमेंट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर किसी की तरफ से कुछ कंप्लेंट आते हैं, कुछ सजेशन आता है, तो हमें 90 डेज के अंदर क्लियर करके देना पड़ता है। ऐसा उस मीटिंग का वो एक एजेंडा रहता है। तो वो भी हमें क्वार्टरली हमारे यहाँ करना पड़ता है, पॉस्ट कमेटी। सेफ्टी पॉलिसी जो है, जो हमें गेट पे लगा हुआ है कि हम सेफ्टी के प्रति क्या हमारा क्या है क्या नहीं करके, तो सेफ्टी पॉलिसी भी हमें एवरी ईयर इसको रिवाइज करना पड़ती है। अभी हमने जुलाई 2025 में उसको रिव्यू की हुई, तभी हम वापस से उसके रिव्यू करना पड़ेगा जुलाई 2028 में। उसके बाद में हमारा 8 नंबर पब्लिक लिबिलिटी इंश्योरेंस, यानी ये जो होता है हमारा जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, उनको अगर हमारे यहाँ पे कुछ अगर हो गया तो उनके लिए ये पब्लिक लिबिलिटी इंश्योरेंस रहता है। ये ईयरली निकालना पड़ता है। तो ये 27/3/2025 को हमने निकाला है, जिसका ड्यू डेट अभी 27/3/2026 है। तो अभी हमें इस महीने में उसको भी हमें रिन्यू करना पड़ेगा। इसके साथ में हम आगे जाते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल पे। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है, ये जो है ये हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री है, इन्होंने 1966 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल का एक जो परिषद थी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये स्थापन की थी। उसका उसका स्थापन करने के पीछे का कारण ये था कि जैसा जैसा हमारा देश बढ़ रहा है, उसी के साथ में हमारे देश में कारखाने भी बहुत से बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से कारखाने बढ़ रहे हैं, उसी तरह से कारखाने में बहुत से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जिसमें जीवित हानि भी हो रही है और आर्थिक हानि भी हो रही है, जिससे देश के संपत्ति में कहीं ना कहीं हानि हो रही है। तो उस एक्सीडेंट को कवर करने के लिए ये जो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, जो उन्होंने क्या किया, इस नेशनल सेफ्टी काउंसिल का स्थापना की। और 1972 से इन्होंने क्या किया, उसको नेशनल वीक, नेशनल सेफ्टी डे के हिसाब में ऐसा चालू कर दिया कि लोगों को सेफ्टी के बदल अवेयरनेस आए, लोगों को सेफ्टी के बाद सेफ्टी की जानकारी रहे, सेफ्टी का महत्व पटे, सेफ्टी के बदल लोग हमेशा से मतलब क्या बोलेंगे उसे कि जागरूक रहे। उसके लिए उस चीज को प्रमोट करने के लिए ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गवर्नमेंट ने गठन किया था। तो उस नेशनल सेफ्टी काउंसिल के हम भी मेंबर हैं। हमारे पास में अभी 2 साल के लिए
वाली मेंबरशिप है जो कि हमने अप्रैल 2025 में ली है, वापस से हमें उसको 2000 अप्रैल 2027 में उसको रिन्यू करना पड़ेंगे। इस नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अंडर में हम कुछ प्रोग्राम्स है जो हमें इवेंट्स है जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जैसे कि नेशनल सेफ्टी वीक जो कि 4 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच हम सेलिब्रेट करते हैं, जो इस साल भी हम कर रहे हैं और हमें अगले साल भी करना पड़ेगा। साथ ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को रहता है, ये भी हमें हर साल करना पड़ता है। हर महीने जून महीने के 5 तारीख को हम ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे करते हैं। उसी के साथ एक है हमारा नेशनल रोड सेफ्टी वीक, जो कि रास्ता सुरक्षा अभियान जो रहता है, वो भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अंडर में हम करते हैं, जो जनवरी महीने में करना पड़ता है। तो वो भी 1 डे का प्रोग्राम हम हर ईयरली करते हैं। तो 2026 में भी हमें इसे करना है, मतलब 2026 में तो अभी हमने किए नहीं है, कुछ कारणों से वो रह गया, बट हमें 2027 में वापस से वो करना है। साथ ही में बॉयलर पासिंग जो है, बॉयलर पासिंग जो है ये ईयरली होता है, अगस्त महीने में होता है। इसका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है जो कि हमें हमारे एलएमएस पे जो पोर्टल है उससे हमें ये करना पड़ता है। उस एलएमएस पोर्टल से हमें करने के बाद में एप्लीकेशन करने के 15 दिन के बाद हमें वो डेट आती है। डेट के ऊपर बॉयलर इंस्पेक्टर हमारे यहाँ आता है, हमारे बॉयलर बॉयलर जो है उसका इंस्पेक्शन करता है, उसका हाइड्रोलिक टेस्ट देखता है, उसका सेफ्टी वाल्व वगैरह सारा चेक करने के बाद में वो उसको अप्रूव करता है। ये हर साल हमें करना पड़ता है। चिमनी थिकनेस जो है, कभी कभी बॉलर इंस्पेक्टर बोलता है कि आपका अपने चिमनी थिकनेस देख देख लीजिए करके, तो हम वो हिसाब से हम जब वो सजेशन हमें देता है उस टाइम पे वो देता है। और वो हमारा जो एमपीसीबी डिपार्टमेंट है वो भी उस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे के रहते हैं कि आपका चिमनी जो है उसका कंडीशन कैसा है, उसके अंदर क्या है। तो इस हिसाब से जब हमें सामने से कोई अगर बोलता है कि आपका ये कराना है, तो उस टाइम पे हम चिमनी थिकनेस का टेस्ट कराते हैं वैसा। सेकंड है, बाद में लास्ट है हमारा लिफ्ट इंस्पेक्शन। लिफ्ट इंस्पेक्शन जो है हमारा गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, ये हमारा हर साल आता है। हर साल आके वो गवर्नमेंट का जो लिफ्ट इंस्पेक्टर है या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, दोनों में से कोई भी एक आता है, आके हमारे जो यहाँ पे जो जो 2 लिफ्ट लगी हुई है, एक न्यू बिल्डिंग में है एक ओल्ड बिल्डिंग में है, उस लिफ्ट का कंडीशन देखता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, उसका एएमसी रिकॉर्ड देखता है। वो देखने के बाद में वो हमें उसका एक सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे देता है। तो ये जो हमने अभी ऊपर में सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, एमपीसीबी, डिश, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, बॉयलर, लिफ्ट इंस्पेक्शन, ये सारे हमें कब करना है, हमने कब किया है, आगे कब करना है, उसका एक शीट था। तो अगले इसमें हमने देखा था कि ये चीज़ कैसा करना है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इस वीडियो में हमने ये देखा कि ये हमें कब करना है और उसका ड्यू डेट क्या है, अपने हमने कब कर चुके हैं, अभी अभी आगे हमें कब करना है करके। तो इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हम उसे अभी चालू वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो सर पूछिए कुछ, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो। अक्षय सर। इसमें सर जो डिश का है, हाँ तो उसमें जो अपन थर्ड पार्टी के द्वारा इंश्योरेंस का मतलब जो भी वो इंस्पेक्शन होता है, हाँ हाँ। तो उसमें जो लिस्ट आपने दी है इसमें से कौन कौन से जो है जो हम थर्ड पार्टी के माध्यम से करते हैं। देखिए जो डिश का है, फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 13 हम्म, हो गया। उसके बाद में फॉर्म नंबर 7 मेडिकल, फॉर्म नंबर 1A स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, और एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। ये जो है ये हमें डिश का जो अप्रूव वेंडर है, डिश का जो ऑथराइज वेंडर है, उसी से हमें ये करना पड़ता है, ये हम थर्ड पार्टी से कराते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म नंबर 27 है, ये हमें ऑनलाइन भरना पड़ता है। हम्म, ठीक है। फॉर्म नंबर 1 ये भी हमें इन हाउस ऑनलाइन करना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस का रिन्यू अगर करना है तो ये भी हमें इन हाउस ऑनलाइन ही करना पड़ता है, एलएमएस थ्रू। उसके बाद में इंटरनल ऑडिट जो है ये हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट ही करता है, यानी जो सेफ्टी कमेटी है वही करता है। मॉकड्रिल जो है ये भी सेफ्टी डिपार्टमेंट करता है। पॉस पॉलिसी का जो मीटिंग है ये भी जो पॉस कमेटी वो करती है। तो ये सारे इन हाउस के हैं। जो एक्सटर्नल एजेंसी हमें कराना पड़ता है उसके अंदर ये 4 ही चीजें, जिसमें फॉर्म 11, फॉर्म 13, फॉर्म 7 और एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। ये चीजें हमें, जो ऑथराइज वेंडर है डिश का अप्रूव वेंडर है, उससे हमें ये कराते हैं। तो एक इंश्योरेंस का है उसमें, हाँ। वो भी थर्ड पार्टी से करना पड़ता है क्या? ये इंश्योरेंस जैसा कि हम गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हैं या हमारा खुद का हम्म। इंश्योरेंस निकालते हैं, वैसा ही कंपनी का पब्लिक लिबर्टी इंश्योरेंस जो बाहर से निकालते हैं, ये भी हम इन हाउस, जो हमारा एचआर में एडमिन में एक पर्सन है इस चीज के लिए, ये नितिन सर बोल के, वो ये देखते हैं, वो निकालते हैं। वो हमें उनको बोलना पड़ता है कि हमारे
लैप्स हो गया है, अभी इसको रिन्यू कीजिए, तो रिन्यू करके उसका कॉपी हमें ये शेयर करते हैं। सर ये जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, सेफ्टी ऑडिट हुआ था हाँ अभी हाँ जनवरी में हो गया है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद वो होगा शायद फिर 2028 में। फेब 2028 में होगा। हाँ नहीं, एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर हाँ रहा ये हूँ। तो उसके टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करने हैं? देखिए, ये जो लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, हम्म जो हमने देखा एमपीसीबी से हम्म रिगार्डिंग, नेशनल सेफ्टी कौन से रिगार्डिंग, बॉयलर से रिगार्डिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट तो मांगते मांगते हैं। हम्म साथ ही में उनका एक चेकलिस्ट रहता है हम्म कि आप क्या जो काम हो रहा है उसका एसओपी है कि नहीं है, हम्म फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, हम्म आप क्या फायर सिस्टम कैसी है, हम्म आप क्या फायर टैंक का कैपेसिटी कितना है, आप क्या फर्स्ट एडर है कि नहीं है, फायर फाइटर्स है कि नहीं है। हम्म ऐसे ही उनका एक स्टैंडर्ड एक चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट वो फिलअप करते हैं, उसका चेकलिस्ट अपने पास में है। हम्म आपको अगर देखना है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनका कंपार्टमेंट में 2023 में हुआ वो जो सेफ्टी ऑडिट है, उसका भी एक रिपोर्ट्स है। और अभी जो सेफ्टी ऑडिट हुआ इसका रिपोर्ट अभी आया नहीं, पर ये 2-4 दिन में इसका रिपोर्ट भी आ ही जाएगा। हम्म तो जब आप देखोगे तो आपको आपको और भी आसानी से समझ जाएगा कि उसके अंदर क्या चीज रहती है। हम्म सर एक और एक था, बोलिए आपने सर। एक बोला था फॉर्म नंबर 4 है, हाँ फैक्ट्री लाइसेंस, हाँ और एक था फॉर्म नंबर 1, हाँ फैक्ट्री परमिशन। हाँ क्या तो हाँ, तो उसमें ऐसा था कि जो लाइसेंस है उसमें जो रहता हाँ 250 रहता। हाँ। हम्म, इसका स्लैब कैसा रहता है सर? ये मैन पावर का स्लैब रहता है, हाँ मे बी 150 से 250 लेके, हाँ 250 से 350 लेके। तो अभी हमारा जो मैन पावर है, पहले जो लाइसेंस था हमारा ओल्ड लाइसेंस दो, जो हमने अभी रिन्यू किया है, हम्म, इसमें 12वें महीने में, दिसंबर 2025 में जो रिन्यू किया, उसके पहले का जो लाइसेंस था उसके ऊपर जो हमारा परमिशन था वो 150 लोगों का था। बट अभी हमारा ये जो काम करने वाली जो स्ट्रेंथ है, जिसमें वुमेन्स 50 है और मैन 149 है, मतलब ऐसे करके 198। तकरीबन 198 के आसपास में अभी हमारा मैन पावर है। तो ये जो फॉर्म नंबर 1 जो है, हम्म इसके अंदर हम हमारा करंट मैन पावर हम उसके अंदर डालते हैं। अगर हमारा मैन पावर बढ़ गया है तो हम उसके अंदर अपडेट करा देते हैं कि हमारा इतना मैन पावर है, हमारा अभी फैक्ट्री मैनेजर ये है, हमारा एचपी लोड इतना है करके। हम्म क्योंकि जो लाइसेंस था हमारे को 5 साल के लिए निकल गया था, तो उसके ऊपर जो जब जब हमने लाइसेंस निकाल लिए थे उस टाइम का डाटा था, इसके लिए उसके ऊपर वो डाटा आया था, वो 5 साल के लिए वैलिड था। तो ये फॉर्म वन जो है, जब हमारा हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको अमेंड कर सकते हैं। पर फैक्ट्री लाइसेंस तो हमको 5 साल के लिए मिल गया था। अभी जो हमारा फैक्ट्री लाइसेंस निकला है ये 1 साल के लिए निकला है। अभी हमें इसको सितंबर 2026 में वापस से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वापस से एप्लीकेशन करके हमें उसको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए कराना है उस साल के लिए हम करा सकते हैं। बट अगर अगर हम 5 साल के लिए समझो 2026 में 5 साल के लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, हाँ अगर 2000 वो 5 साल के रिन्यू हो जाएगा बोले तो हो जाएगा 2031 तक की वैलिड हो जाएगा। 2031 तक वैलिड हो जाएगा, उसके ऊपर आएगा आपका मैन पावर लिखा आएगा 250। बट आपका मैन पावर बढ़ गया, वो अगर 350 हो गया, तो उस पर 250 दिखेगा, पर आपका मैन पावर तो रहेगा 350। तो उस टाइम पे आपका जो फॉर्म नंबर 1 है हम्म। उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा, उसका कॉपी ऑनलाइन आपको सबमिशन करके और डाटा फिलअप करके उसका कॉपी अपने पास में रखना पड़ेगा। फिर ये फॉर्म नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये 350? फॉर्म नहीं, वो चेंज करने का काम नहीं है। फैक्ट्री लाइसेंस एक बार मिल गया आपको तो उसका जो ड्यू डेट है उस तक के रख सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी अगर अपने यहाँ पे ऑर्डर के लिए आता है तो लाइसेंस तो हाँ मांगता मांगता है, साथ में फॉर्म 1 मांगता है। अच्छा। मतलब जो अपने को परमिशन मिली हुई है फैक्ट्री में जो वर्कर की, हम्म, वो कम ज्यादा वो स्लैब एक ही रहेगा। हाँ फॉर्म नंबर 1 जो है वो उसमें फॉर्म नंबर 4, सॉरी फॉर्म नंबर 1 में मतलब जो वर्कर की जो क्वांटिटी वो कम ज्यादा हो सकती है। हाँ। वो 4 जो है हम उसके फोर अगेंस्ट मीटर तो लेकिन 1 अगेंस्ट में वन हम दिखा में सकते दिखा हैं सकते हैं जी। कि ये हमें ली हुई जी परमिशन जी है। जी ये हमने अमेंड किया हुआ है जी जी कि जी हमारे जो वर्कर की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई है, जी इसलिए जी हमने वो अमेंड किया है। जी जी सही सही। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ सकता। नहीं नहीं, वो उसको दिखाने के बाद में उनको समझ जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो उनके पास में भी हमने सबमिट किया है इसका। और ये जो है सर, ना एमपीएससी का जो ये नीचे वाला, एमपीसीबी का फॉर्म। हाँ, ये हाँ 1010 से लेकर नीचे तक जैसे आपने बताया कि ये जो है वो एमपीसीबी हाँ, की ये जो पर्सन 4 आगे नंबर करके। से लेके तो हम्म 9 नंबर तक के हम्म है ना, जिसके अंदर एमिनेट एयर, हम्म एयर सोर्स एमिशन एयर, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, हम्म वर्क प्लेस नॉइस मॉनिटरिंग, वर्क प्लेस एयर मॉनिटरिंग, ये जो सारी चीजें हैं, ये एमपीसीबी डिपार्टमेंट जो है ये हम्म खुद उनका जो लैब है उनके लोगों को हमारे यहाँ भेजती है। हम्म वो हमारे से सैंपल कलेक्ट करती है, हम्म सैंपल कलेक्ट ले जाके वो हमें उसका इनवॉइस भी देती है हम्म और उसका रिपोर्ट भी हमें देती है। हम्म जो उसके पैरामीटर्स है वो अगर ओके रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं पे कुछ छेड़छाड़ कम ज्यादा लगा तो वो हमें बोलते हैं कि आपके पैरामीटर्स आउट जा रहे हैं, अब हम्म उसको कंट्रोल कीजिए करके। हम्म। अरे वो 1010 तो पूछना था मेरे को।
कुछ नहीं वो सर। जो था ना कि अपन 3-3 महीने में बेचते, 4-4 महीने का गैप चाहिए, पहले अपन वो ये बेचते। देखिए 4-4 महीने का नहीं, एज अगर आप जो हजार्डस वेस्ट का जो हैंडलिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट का जो एक्ट है, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें वो क्वार्टरली देना पड़ता है। हाँ हजार्डस वेस्ट जो है 90 दिन के ऊपर हम उसको रख नहीं सकते, हाँ 90 दिन के अंदर उसको कम से कम 9 दिन में उसको देना पड़ता है। हम्म, बट अभी कैसा है, हमारे पास में हजार्डस वेस्ट में दो कैटेगरी है, एक है एटीपी स्लज का है और एक है हमारा प्रोसेस वेस्ट का है। तो जो डिस्पोजल फैसिलिटी है, महाराष्ट्र पावर इन्वारो जो है डिस्पोजल फैसिलिटी, वो नागपुर का जिसको हम देते हैं, वो हमें वो डिस्पोज करने के हमसे वो चार्ज लेता है, जिसके मिनिमम 1 टन का चार्ज वो हमसे लेता है। समझ के चलिए, अगर ईटीवी स्लज अगर हम उसको 700 किलो दे रहे हैं, तो भी वो जो बिलिंग करेगा उसका वो 1 टन का करेगा। अगर हम उसको 1500 किलो दे रहा है, तो उस टाइम पे वो हमें उसका बिलिंग 1.5 टन का करेगा। वो कम से कम उसका बिलिंग 1 टन का रहता ही है। 1 टन के ऊपर जितना क्वांटिटी जाएगा उसका बिलिंग वो करता है। और उसको हम एक चीज इसलिए देते हैं कि साथ में हमारा इतना चीजें निकलती नहीं है, हमारा जो क्वांटिटी निकलती है वो ऑलरेडी कम निकलती है। और एक साथ में हम अगर उसको देते हैं तो हमें दोनों का भी अलग अलग से 1 1 टन का पैसा देना पड़ेगा। तो हम उसको अल्टरनेटली 4 4 महीने में इसलिए देते हैं कि 3 महीने में तो देना पड़ता है, पर एक महीना हम कैसे दे उसको खेलते हैं। हम्म, फिर 4 महीने में देते हैं, 4 महीने में एक ही चीज देते हैं कि दो चीजें अगर हम देते हैं तो साथ में दोनों का भी हमें 4 महीने में दोनों का पैसा बैर करना पड़ेगा। वही अगर एक चीज पहले 4 महीने में, दूसरी चीज दूसरा 4 महीने, यानी तो एक चौथे महीने में दी और एक 8वें महीने में दी, तो हमारे साल का जो कमरे से वो भी पूरा होता है। और जो हमें इकट्ठा पैसे देना थे वो हम टुकड़े में देते हैं उसको 8 महीने तक के, उसको कैसे भी हम वैसे तो 1 टन का तो देना ही पड़ता है ना उसको। 1 टन का देना ही पड़ता है सर। आप सोचिए, अगर आपके पास में प्रोसेस वेस्ट भी 700 किलो है हम्म, और ईटीवी स्लज भी 700 किलो है, तो हाँ, आपको दोनों का भी 1 1 टन का 80,000 रुपये देना पड़ेगा। हम्म, हो गया। और आपको कमराइज भी यानी करना है 1400 एमएससीबी हो का। गया तो 2 टन का देना पड़ेगा। हाँ, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं। कैटेगरी अलग है ना सर। हाँ कैटेगरी ईटीवी स्लज का कैटेगरी अलग है हाँ, और प्रोसेस वेस्ट का कैटेगरी अलग है। दोनों का जो डिस्पोजल फैसिलिटी है वो अलग है। कि कभी कभी क्या ईटीवी स्लज को लैंड फिलिंग करना पड़ता है, अगर प्रोसेस वेस्ट है उसको एरेशन मतलब हॉट जलाना पड़ता है। तो उनका जो डिस्पोजल का जो वहाँ पे ट्रीटमेंट है उसका प्रोसेस अलग अलग है, इसलिए दोनों के चार्जेस भी अलग अलग है। अगर आपने को ईटीपी का भेजना है तो पहले चौथे महीने भेजा, हाँ, अगले चौथे महीने में फिर इसका भेजना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन ये में तो आएगा। सर ये अपना जिसमें इंटरनल हाँ एडजस्टमेंट है। वही। इंटरनल एडजस्टमेंट एज पर सारी भावनाओं को समझ के अगर कुछ चार तो भी महीने किया में हुआ सर जैसे। अपना निकला नहीं तो 700। नहीं लिखना तो 300 लिखना, 300 भेजो सर, आपको तो चार भेजना है चार के क्योंकि जितना भेजना हाँ, तो भाई। अगर डॉक्यूमेंटली अगर आप 3 महीने में नहीं भेजते हो, 4 महीने में नहीं भेजते हो, हम्म, तो आप कंप्लायंस को मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो। अच्छा भेजना ही है, कुछ भी नियम के करो हिसाब से तो आपको क्वार्टरली भेजना ही है, फिर भी हम उसको 4 महीने में भेज रहे हैं। उसको क्या है उसको, यानी परचेस को ये डालना पड़ेगा अ, एमआर। नहीं सर, देखिए आपको तो अगर आपके पास में 4 महीने भरना है तो आपका जो हमारा फैसिलिटी है महाराष्ट्र पालिनार, उसको कॉल करना है, उसको हम्म, कॉल करके उसका गाड़ी अरेंज करना है। हाँ, अगर हमारे पास में एक गाड़ी का माल अगर है, हम्म, तो हम सेपरेट गाड़ी बुला सकते हैं। उसके ऊपर हमारा माल कम है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई शेयरिंग में ले, कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शेयरिंग में आ अच्छा जाएगा। वो पिछली बार जैसे अपन ने हाँ, शेयरिंग किया था। तो शेयरिंग में उसको बोलते हैं आप शेयरिंग में एक व्हीकल लगाइए। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं व्हीकल लगाऊंगा, जब व्हीकल मेरा अरेंज हो जाएगा मैं आपको कॉल करूंगा। तो अपने को कॉल करता है, सपोज मैंने उसको आज कॉल किया, हम्म, आज का तारीख है 7, तो उसका कॉल आएगा कि मैं बिस्तर को गाड़ी लगा रहा हूँ, तो ठीक है। तो बिस्तर को गाड़ी लगाते हैं तो हम बिस्तर को इमारत डाल देते हैं। वो जितना आएगा जितना वेट जाएगा उसका जब बिल आएगा वो इमारत उसको लगा देते अच्छा हैं। 1 महीने पहले ही कॉल लगा देना है तो 1 महीना पहले नहीं, हमें अगर तीन, यानी 15 3 महीने है तो चौथे महीने में कॉल चौथे लगा। महीने में कॉल लगा तो उसको बोलना भाई हमारा मैनेजमेंट से हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हमारा ड्यू है जो हमें अभी करना है। अप्रूवल आ गया तो हमें वो चीजें करना पड़ती है। तो जो भी थर्ड पार्टी को अपन बुला रहे हैं उसके लिए हमारे बनना जरूरी है। थर्ड पार्टी जहाँ पे है, जहाँ पे बिलिंग का विषय सर आ गया वहाँ पे तो हमें एमआरएफ डालना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का प्रोसेस है। हम्म, वो प्रोसेस को तो हम बाईपास नहीं कर सकते, बराबर। है ना। ये हो सकता है कि बिल आया तो एमआरएफ डालो, या तो फिर पहले एमआरएफ डाल दो या बाद में एमआरएफ डाल दो, पर एमआरएफ तो डालना है। हम्म, और ये सही। सारी चीजें हमें मैनेजमेंट के परमिशन लेके ही करना पड़ती है। जो भी चीजें करना है मैनेजमेंट सबसे पहले मैनेजमेंट को हमें बताना पड़ता है कि सर हमारा इस चीज का ड्यू है, ऐसा ऐसा करना है। मैनेजमेंट हमें उस चीज का अप्रूव देती है, अप्रूव देने के बाद में वो सारी चीजें हम आगे करते हैं। मतलब आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसके लिए भी सबसे पहले अपने को मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा, ये अपने यहाँ का सर आपने वो रूल्स है। बोला इंटरनल ऑडिट जो रहता है हम्म। उसमें वो चेकलिस्ट रहती है, वो कैसा रहता, क्या रहता हाँ, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट का जो चेकलिस्ट है वो अपने पास में है, उसका डॉट कॉपी मेरे पास में है, मेरे फोल्डर में शेयर है। मैं वो आपको है? एसओपी का तो पार्ट वो नहीं शेयर है। कर दूंगा। वो एसओपी का पार्ट नहीं है। देखिए इसके अंदर एसओपी का पार्ट जो है वो, जो है वो है कि आपका
मॉक ड्रिल हम्म और एक सेफ्टी कमेटी। हम्म, ये दो चीज का अपने यहाँ एसओपी है। बाकी चीजें तो गवर्नमेंट के कंप्लायंस हो गई, एसओपी तो ये अपने लिए तो है ही है। बाकी चीजें भी आप एसओपी में ले सकते हो। तो हमारा फार्मा इंडस्ट्री से लेने की वजह से एसओपी के अंदर जो चीजें रहती है उसको हमें समय पे करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो डिवाइडेशन आ जाएगा उसका। हम्म। तो इस हिसाब से हमारे दो चीजें का एसओपी में कवर है। कंट्रोल कॉपी में जो कंट्रोल एसओपी है उसका दो चीजों का है। बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंट्रोल नहीं है। और इंटरनल ऑडिट का कैसा रहता है, वो चेकलिस्ट जो है वो हाँ, भी वो सबमिट करना पड़ता है चेकलिस्ट क्या नहीं सबमिट नहीं करना पड़ती, अपने वो पास ही? चेकलिस्ट अपने पास में रखना पड़ती है। एक हमारा मीटिंग लेना पड़ता है, एमओएम लेना पड़ता है सेफ्टी कमेटी का। उसमें ये प्रस्ताव रखना पड़ता है कि हमें हमारा इंटरनल सेपरेट लेना है, इस डिपार्टमेंट का लेना है। तो उसमें हम चार लोग जो मेंबर्स रहते हैं वो जाते हैं हर डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट का चेकलिस्ट है, जैसा कि मैं आपको बताया कि जनरल जनरल सेफ्टी, जिसमें अपना फर्नीचर्स कैसा है अच्छा। है ना, हमारा स्टेयर्स कैसा है, हमारा कोई फ्लोर वेट है क्या है, कहीं पे वाटर लीकेज है क्या है। ये जनरल सेफ्टी में आता है। उसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो हमारे इलेक्ट्रिक टूल टैकल्स कैसे है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के कंडीशंस कैसे, प्लग बॉक्स कैसे है, कहीं पे कोई खुली वायर है क्या है। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ऐसे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, स्टोरेज सेफ्टी, उसमें कौन ये कौन सारी इन्वॉल्व चीजें रहता है हैं। फिर? सेफ्टी कमेटी है, सिर्फ सेफ्टी? सेफ्टी कमेटी। अच्छा। जी। और एक सर आपने बोला था वो वाटर का, पता कि वो मीटर वाटर नहीं आ मीटर का। पाता। हाँ, हाँ, हम्म, वाटर मीटर उसका। का ऐसा है सर, जब हम जो फॉर्म भरते हैं, है ना, फॉर्म 5 जो है एमपीसीबी का जो फॉर्म 5 जो है, फॉर्म नंबर 5। हाँ, इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये वो जो रहता है उसके अंदर में देखिए मैं आपको वो दिखाता क्योंकि हूँ। सर कैसे आगे जाके वो आया तो हम क्या बोले उसको। हाँ हाँ, एमपीसीबी में जो रहता है हमारा, ये जो हमारा फॉर्म 5 रहता है, ऑडिट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, ये इसके अंदर में रहता है। वाटर कंजप्शन, कूलिंग के लिए आपने कितना यूज किया, हाँ हाँ डोमेस्टिक के हाँ। लिए कितना यूज किया है ना। सर ये ये तो अपन अंदाजे करते हैं ना वैसे। देखिए सर, ये जो डाला है हमने, अभी हमारा अगर 2 मीटर लगा ही नहीं, उसका कंजप्शन अभी हम लिखा नहीं हाँ सकते। हाँ। तो हमारा मीटर बिल, जो वाटर बिल रहता है उसके ऊपर हमें समझता है कि हमने कितना पानी यूज किया है करके। तो उसके अंदर अगर वो भी, अगर एमपीसीबी वाला बंदा भी आता है तो वो क्या करता है, हमसे फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 4 मांगता है। उसके ऊपर का डाटा देखता है, इलेक्ट्रिक बिल देखता है, इलेक्ट्रिक वो अपना वाटर बिल देखता है। उसमें उसको समझ आता है, अगर मंथली वाटर बिल अगर आप इंटू अगर उसको करे कैलकुलेशन उसका आप करोगे, 50 पर डे के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे उसका, तो वो कैलकुलेशन वो निकलता है। अगर वो कैलकुलेशन में अगर हम उसके बैठ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कैलकुलेशन ऊपर ज्यादा तो हमें वो क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तुमने आज एक्सेल वाटर लिया है तो कहाँ यूज किया है, तुम्हारे इसमें कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं, क्योंकि हमारा वाटर भी कंट्रोल में रहता है, और जो नॉर्मल रेंज है वो हम उसको डालते हैं। इसके लिए अभी हमारे पास में कोई प्रोविजन नहीं है। बट ईटीवी में कितना पानी आ रहा है, वो क्या कोलिडारो कितना पानी आ रहा है, ये अभी हम सेपरेटली निकाल नहीं सकते। उसके लिए हमें वाटर मीटर हर जगह पे लगाना पड़ेगा। उसका खर्चा कितना आ सकता है? सर उसका वो तो देखना पड़ेगा। देखना बड़ा। और एक बोलिए सर। सर एक स्टेबिलिटी जो है फॉर्म में आपने हाँ, बोला था, उसके कौन से इक्विपमेंट है वो लिस्ट वगैरह? स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, ये बिल्डिंग का स्टेबिलिटी है। अच्छा ये बिल्डिंग का है, अच्छा हाँ वो हाइड्रोलिक का था। हाँ, वो हाइड्रोलिक का जो है उसका लिस्ट जो है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक का था वो। जी हाइड्रोलिक। जी जी, वो जो हाइड्रोलिक का है, वो जो अपना, ये देखिए एक लिस्ट है, एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट प्रेशर वेसल्स फॉर नंबर 13 के लिए, है ना। तो ये हमारे पूरे टोटल 13 वेसल्स है, जिसका सीरियल नंबर, उसका लोकेशन, उसका कैपेसिटी दिया है, ये एक लिस्ट है ना। ये पूरे प्लांट में रैपिड मिक्सर ग्लैमेरेशन में है, पेस्ट कटल है, एयर रिसोर टैंक्स है ना।
ये सारी चीजें हैं जिसका हमें करना पड़ता है। साथ ही में फॉर्म नंबर 11 से 11 को जो लगने वाला है लिफ्ट एंड टूल टैकल्स जो है, जिसके अंदर पैसेंजर लिफ्ट है हमारा, लिफ्ट पोजिशनिंग डिवाइस, स्टैकर्स है ना, पैलेट्स है, मटेरियल लिफ्ट है, वेयरहाउस का लिफ्ट है, एफजीएस का लिफ्ट है, ये सारी चीजें हैं उसका हमें ये करना पड़ता है। तो इसका लिस्ट है, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ ही में इनका वो भी आपको जब हैंडओवर होगा उस टाइम पे ये सब आपको मिल जाएगा सर ये डॉक्यूमेंट फिजिकल। बायोलॉजिकल वेस्ट क्या आता है अपने यहाँ? बायोलॉजिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट जो है ये हमारा माइक्रो से जो निकलता है, हम्म माइक्रो में जो रहता है, हम्म माइक्रो जो का भी वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है सर। हम्म, पेडिग्री स्टोरेज रहता है ना, जिसके अंदर उसका टेस्ट वगैरह करता है, हाँ। वो बायोलॉजिकल वेस्ट है सर। तो जैसे आपने पहले भी बताया था कि जो भी एल्यूमिनियम है क्या, या फिर जो भी स्क्रैप अपने यहाँ पे निकलता है, हाँ, तो ये तो होगा एटीपी स्लज और नहीं बाकी रेसिड्यू का। बायोलॉजिकल वेस्ट ये जो हजारस चीजें हो गई, हजारस में आ गई। हम्म तुम्हारा जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह, ये नॉन हजारस वेस्ट में आ गया। हाँ, तो वो भी। ये हजारस कब हो जाएगा? हम्म जब वो कंटामिनेटेड रहेगा। हम्म कंटामिनेटेड इन द सेंस कि कोई ड्रम अगर आपने लाया है, उसके अंदर केमिकल रहता है, हम्म केमिकल खाली कर दिया है, खाली हम्म का मतलब खाली ड्रम जो है, वो अगर कंटामिनेटेड, यानी उसका आपने वॉशिंग नहीं किया, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं की, बोले तो कंटामिनेटेड है, यानी वो हजारस है। हम्म हाँ, अगर उसका वॉश करते हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टरलाइट करते हो, हम्म, तो नॉन कंटामिनेटेड हो गया। हम्म। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जो भी अपने यहाँ स्क्रैप निकलता है, जैसे हाँ आपने पिछले बार बताया था, हाँ अब हो गया अगर ड्रम में कुछ था तो हो हाँ गया कंटामिनेटेड, हाँ तो अपने को जैसे एमपीसीबी के पोर्टल पर जो भी ऑथराइज मेथड है उनको ही दे, हाँ बराबर। हाँ हम बाहर नहीं दे सकते, हाँ। उस पर ऑब्जेक्शन आ सकता है सर। जी, देखिए कंटेमिनेटेड अगर बाहर देते हो तो हम बाहर दे ही नहीं सकते, उसका परमिशन हमें है नहीं। हम्म, नॉन कंटेमिनेटेड आप दीजिए। इलेक्ट्रिकल वेस्ट निकलता है वो भी आपको, जो क्या है वो, जो वेंडर सामने वाला आपके ऐसे स्क्रैप ले जा रहा है, वो उसके ऊपर क्या प्रोसेस कर रहा है वो हमें पता नहीं ना। हम्म, एक तो उसको आप रिसाइकल कीजिए, रिसाइकल नहीं कर सकते तो जो ऑथराइज वेंडर है उसको दीजिए, कि ऑथराइज वेंडर जो रहता है उसके पास में उसका प्रोसेस रहता है, हम्म, वो उसको रिसाइकिल करता है। वो गवर्नमेंट को उसका पता रहता है कि इस चीज को ये करने वाला है करके, उसके ऊपर भी उसका डिपार्टमेंट का अंकुश रहता है। हम्म, इसी के लिए वो बोलते हैं कि जो भी ऑथराइज वेंडर है उसको दीजिए करके। हम्म। ये 10 नंबर का पॉइंट है अपना, आईपीसीबी कॉन्सेंट क्या देखो, ये 5 ईयर का। एमपीसीबी जो कंसर्न है, जो 5 ईयर्स के लिए हमने पहले लिखा था, उसमें थोड़ा। अभी जो है हमारे पास में 1 साल के लिए है सर। हाँ, तो बॉयलर का है इसमें तो कुछ, बोलिए। तो बॉयलर के रिलेशन है ना, बॉयलर और चिमनी। एमपीसीबी ने एक बार हमें चिमनी का थिकनेस मांगा था कि चिमनी कंडीशन कैसा है करके, और अपन बॉयलर देना इंस्पेक्टर पड़ता है कि मांगा वो था। खुद आती है? नहीं नहीं, वो अपने दिया था, उनके लोग भी आते हैं। हम्म और कभी जैसा अभी हमें बेस्ट बॉलर ऑपरेशन का अगर अवार्ड में नॉमिनेट करना है, हम्म। हमारा बॉलर है, तो उस टाइम पे उनको हमारा जो डीजल यूज होता है उस किस प्रकार का, उसका कैलोरी फॉलो कितना है, चिमनी का थिकनेस कितना है ना, अच्छा। बॉलर से रिलेटेड सारी चीजें उनको लगती है। तो उस टाइम पे वो हम हमें लेना पड़ता है वो। और सर जब बॉयलर इंस्पेक्टर आते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपन को देने पड़ते हैं? बॉलर इंस्पेक्टर को कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ता है, वो हमें देना पड़ता है उसको सिर्फ बॉलर बॉलर का लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, और साथ में जो बॉलर टेंडर्स है, बॉलर टेंडर जो है, वो हम्म बॉलर टेंडर का सर्टिफिकेट। उनके लिए क्या ऑनलाइन फॉर्म है कि कैसे डायरेक्ट नहीं, कॉल? वो एलएमएस के ऊपर अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है। अच्छा, एप्लीकेशन करना पड़ता हाँ है। हाँ, अच्छा, एप्लीकेशन फिर उसका 15 ऑनलाइन दिन। है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन अच्छा। में एप्लीकेशन देना पड़ता है। वो उसके ऊपर डेट का स्लॉट भी रहता है। वो स्लॉट अपन जब अपने हिसाब से हम डेट स्लॉट लेते हैं, और वो हम्म लेके एप्लीकेशन करते हैं, और हम उनको टेलीफोनिकली बता देते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा एप्लीकेशन किया है, इस तारीख का डेट है, तो सर आप इस तारीख को आ जाइए। या तो फिर उनका कुछ आगे भी चला तो हमें बोलते हैं कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, इस तारीख को हम एग्जामिनेशन लेंगे। यानी वो इसलिए रहता है कि हमें उस चीज के लिए हमारा प्लान प्लान को पहले बताना पड़ता है कि हमारा बॉलर फंसेंगे, हमारा बॉलर का स्टीम 1 दिन 2 दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको 1 दिन पहले क्लीनिंग करना पड़ता है, पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है, उसके अंदर पानी भर के उसका हाइड्रोलिक टेस्ट लेना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है। तो उस रिगार्डिंग 2 दिन हमारा बॉलर बंद रहता है। हम्म तो 2 दिन बॉलर अगर बंद रहेगा तो हम उस 2 दिन में प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे ना। हम्म तो उस चीज के लिए हमें पहले इंटीमेट करना पड़ता है हमारे मैनेजमेंट को, हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि हम्म भाई इस तारीख को हमारा ऐसा ऐसा चीजें होना है, तो इस हिसाब से आप आपका जो एक्टिविटी है उसे हम्म। आप प्लान कीजिए। और बॉयलर इंस्पेक्टर जब आते हैं, मतलब वो हर साल आते हैं या उनका नहीं कैसे? नहीं, हर साल आते हैं, अगस्त महीने में हम हमारा ड्यू रहता है, अगस्त महीने में आते हैं, और करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है।
नहीं तो हम बायलर नहीं चला सकते। और सब कुछ ठीक बस सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, तो ये दोनों वीडियो आपको कल का भी और आज का भी समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आपने पूछे उनका आंसर भी मैंने दिया। इसके बाद में भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।